पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है। शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली और उनके साथ 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये 5 चेहरे कौन हैं जिनके भरोसे बीजेपी सोनार बांग्ला का सपना पूरा करने की बात कर रही है। तो चलिए आपको एक एक करके बताते हैं कि शुभेंदु अधिकारी की इस नई सरकार में कौन कौन शामिल है और क्यों ये कैबिनेट सिर्फ एक मंत्रिमंडल नहीं बल्कि बंगाल की सामाजिक और राजनीतिक इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा संदेश मानी जा रही है। सबसे पहले नाम है दिलीप घोष का, दूसरा अग्निमित्रा पॉल, तीसरा अशोक कीर्तनिया, चौथा सुधीर राम टूडू और 5वां नाम निशित प्रमाणिक का। अब अगर इन 5 नामों को ध्यान से देखें तो बीजेपी ने सिर्फ नेता नहीं चुने बल्कि बंगाल की अलग अलग जातीय, सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान को साथ लाने की कोशिश की। सबसे पहले बात दिलीप घोष की। दिलीप घोष पश्चिम बंगाल बीजेपी का वो चेहरा माना जाते हैं जिन्होंने उस दौर में पार्टी को संभाला जब बंगाल में बीजेपी का नाम लेने वाला भी बहुत कम लोग थे। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी भले आज मुख्यमंत्री बन गए हो लेकिन उनका राजनीतिक बैकग्राउंड तृणमूल कांग्रेस से रहा है, जबकि दिलीप घोष संघ और बीजेपी की पुरानी विचारधारा वाले नेताओं में गिने जाते हैं। उनका जन्म पश्चिम मेदिनीपुर जिले के कुलियाना गांव में हुआ। उन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। हालांकि उनकी डिग्री को लेकर विवाद भी हुआ लेकिन बाद में मामला अदालत में खत्म हो गया। 1984 में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और फिर लगातार संगठन में काम करते रहे। 1999 से 2007 तक उन्होंने अंडमान निकोबार समेत कई इलाकों में संघ के लिए काम किया। उनके प्रोफाइल की एक बड़ी बात यह भी है कि वो आरएसएस प्रमुख रहे के सुदर्शन के सहायक के तौर पर भी काम कर चुके, यानी संगठन में उनकी पकड़ बहुत पुरानी और मजबूत रही है। इस बार उन्होंने खड़गपुर सदर सीट से चुनाव जीता, करीब 90,000 वोट हासिल किए और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार को लगभग 30,000 वोटों के अंतर से हराए। अब बात अग्निमित्रा पॉल की। अग्निमित्रा पॉल सिर्फ एक महिला नेता नहीं, राजनीति में आने से पहले वो फैशन इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम रह चुकी है। उनके पिता अशोक रॉय इलाके के जाने माने डॉक्टर थे और 90 के दशक के आखिर में उन्होंने फैशन डिजाइनिंग में अपना कैरियर शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने इतना बड़ा नाम बना लिया कि श्रीदेवी, काजोल, ईशा देओल और मिथुन चक्रवर्ती जैसे बड़े कलाकारों के कपड़े डिजाइन करने लगे। फिर 2019 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और उसके बाद 2021 के चुनाव में उन्हें बड़ा राजनीतिक ब्रेक मिला। उस चुनाव में उनका मुकाबला तृणमूल कांग्रेस की चर्चित नेता सयानी घोष से हुआ और अग्निमित्रा पॉल ने उन्हें हरा दिया। दोनों ही तेज तर्रार महिला नेता मानी जाती थी, इसलिए वो चुनाव सिर्फ सीट की लड़ाई नहीं बल्कि बंगाल की राजनीति में 2 महिला चेहरों की बड़ी टक्कर भी माना गया। इस बार अग्निमित्रा पॉल ने आसनसोल दक्षिण सीट से चुनाव जीता। उन्हें करीब 1,20,000 वोट मिले और उन्होंने लगभग 40,000 वोटों के बड़े अंतर से जीत दर्ज की। अब बात निशित प्रमाणिक की। निशित प्रमाणिक का राजनीतिक सफर भी काफी दिलचस्प रहा क्योंकि वो भी पहले तृणमूल कांग्रेस में थे और बाद में बीजेपी में शामिल हुए, बिल्कुल शुभेंदु अधिकारी की तरह। लेकिन उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पहचान उनकी कम्युनिटी से जुड़ी है। वो राजवंशी समुदाय से आते हैं जिसे बंगाल में अनुसूचित जाति के तहत रखा गया। इस समुदाय का इतिहास माइग्रेशन से जुड़ा रहा। बड़ी संख्या में लोग पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से यहां आकर बसे थे। निशित प्रमाणिक के परिवार को लेकर भी कई बार सवाल उठे। विरोधियों ने कहा कि वो बाहरी है, लेकिन सच्चाई है कि उनका जन्म पश्चिम बंगाल में ही हुआ। हालांकि उनके माता पिता बांग्लादेश से माइग्रेट होकर यहां पर आए थे। अब बात अशोक कीर्तनिया की। अशोक कीर्तनिया मटुआ समुदाय से आते हैं और बंगाल की राजनीति में मटुआ समाज पिछले कई सालों से बेहद अहम भूमिका निभाता रहा है। सीए और एनआरसी के समय इस समुदाय की चर्चा पूरे देश में हुई थी क्योंकि इस समाज का बड़ा हिस्सा भी बांग्लादेश से आए लोगों का रहा है। उस समय इस समुदाय के भीतर अलग अलग राय देखने को मिली थी। कुछ लोग सीए के समर्थन में थे तो कुछ लोग एनआरसी को लेकर डरे हुए थे क्योंकि नागरिकता का सवाल सिर्फ सीधे इनके अस्तित्व से जुड़ा हुआ मुद्दा था। बीजेपी लंबे समय से मटुआ वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करती रही और अशोक कीर्तनिया को मंत्री बनाना उसी रणनीति का हिस्सा माना जाता है।
अब बात सुधीराम टूडू की। सुधीराम टूडू संथाली समुदाय से आते हैं, जो बंगाल के सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से एक माना जाता है। उन्होंने रानीबांध सीट से चुनाव जीता और करीब 1,33,000 वोट हासिल किए। सबसे खास बात यह थी कि वो पहली बार विधायक बने और पहली बार ही मंत्री भी बनाए गए, यानी पूरी तरह एक नया चेहरा। बीजेपी ने उन्हें आगे लाकर यह संदेश देने की कोशिश की कि अब आदिवासी और हाशिए के समाज को भी सीधे सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी। आज शपथ ग्रहण समारोह में भी एक चीज साफ दिखाई दी। सभी नेता अपनी अपनी सांस्कृतिक पहचान के साथ मंच पर पहुंचे। किसी ने अपनी कम्युनिटी का गमछा पहना तो किसी ने पारंपरिक पोशाक। यानी ये सिर्फ राजनीतिक शपथ ग्रहण नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व का प्रदर्शन भी था। लेकिन इसके साथ एक बड़ा सवाल अब भी कायम है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हमेशा ये कहा जाता है कि सत्ता पर भद्र लोक समाज का वर्चस्व रहा है और इस बार भी मुख्यमंत्री उसी समाज से आए। शुभेंदु अधिकारी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं और अगर इतिहास देखें तो बंगाल में अब तक जितने भी मुख्यमंत्री बने, चाहे वो कांग्रेस के हो, लेफ्ट के हो, तृणमूल कांग्रेस को या बीजेपी के, लगभग सभी भद्र लोक समाज से ही रहे। इतिहासकार शेखर बंदोपाध्याय के मुताबिक भद्रलोक समाज मुख्य रूप से 3 समुदाय से मिलकर बना माना जाता है, ब्राह्मण, वैद्य और कायस्थ। यानी बीजेपी ने भले ही पहली बार बंगाल में सरकार बना ली हो, लेकिन मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर उसने भी वही पारंपरिक सत्ता संरचना कायम रखी जो दशकों से बंगाल की राजनीति में दिखाई देती रही। हालांकि इस बार फर्क इतना जरूर है कि बीजेपी ने अपने मंत्रिमंडल के जरिए अलग अलग समुदाय को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की। अब देखना यह होगा कि शुभेंदु अधिकारी और उनकी ये नई टीम सिर्फ सत्ता परिवर्तन तक सीमित रहती है या सच में बंगाल की राजनीति और प्रशासन में कोई नया मॉडल भी खड़ा कर पाती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको पहुंचाते रहेंगे। आपकी क्या राय है इस नई बीजेपी सरकार को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।